हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही फेमस एस्से को। जी हाँ दोस्तों, एस्से है हमारा अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया फ्रॉम एन एस्से ऑन मैन। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्से है और यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट में भी आते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं और वेरी शॉर्ट में भी आते हैं। ओके, तो देखिए हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। फ्रॉम एन एस्से ऑन मैन को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, लेकिन इस वाले वीडियो में हम सिर्फ इसकी समरी डिस्कस करेंगे और इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग इस एस्से को लाइन बाय लाइन हिंदी में पढ़ेंगे। ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, आज मैं इसकी समरी आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, समरी पढ़ने से ये फ़ायदा रहेगा कि जब आप इसकी समरी जाने रहेंगे तो जब मैं आपको लेसन पढ़ाऊंगा लाइन बाय लाइन तो उसको समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसको लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने। इसको किसने लिखा है? अलेक्जेंडर पोप ने। ओके, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है। आज मैं बस इसकी समरी डिस्कस करूंगा। तो एपिस्टल सेकंड है ऑफ द नेचर। देखिए, पहले इसकी हेडिंग समझते हैं। फ्रॉम एन एस्से ऑन मैन, यानी एन एस्से ऑन मैन, मैन पर एक एस्से, आदमी पर ये एस्से है, यानी आदमी की स्थिति के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, ऑफ द नेचर एंड स्टेट ऑफ मैन। ऑफ द नेचर मतलब प्रकृति के बारे में, एंड और ऑफ स्टेट ऑफ मैन यानी कि आदमी की अवस्था के बारे में। ये इससे किसके बारे में है? ऑफ द नेचर यानी कि प्रकृति के बारे में, एंड स्टेट ऑफ मैन और आदमी की अवस्था के बारे में, यानी कि जो मैन है उसकी कंडीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में इस एस्से में डिस्कस किया गया है। ओके, ध्यान से समझना है दोस्तों। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। यहां पर अलेक्जेंडर पोप कहते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। सबसे पहले आप अपने आप को समझने का प्रयास कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, सबसे पहले आप अपने आप को समझने का प्रयास कीजिए। अपने आप को समझो कि आपका जन्म क्यों हुआ है, पृथ्वी पर क्यों आए हो, क्या अर्थ है आपका। तो सबसे पहले अपने आप को समझो। डोंट बी सो बोल्ड एज टू क्वेश्चन द डिजाइन ऑफ गॉड। डोंट बी, मत बनो सो बोल्ड, इतना ताकतवर, इतना साहसी, एज टू की क्वेश्चन द डिजाइन ऑफ गॉड, क्या आप गॉड के बनावट पर, संरचना पर क्वेश्चन करो। इतना साहस मत करो, इतना ताकतवर मत बनो कि तुम गॉड की संरचना पर ही प्रश्न उठा दो। मतलब कहने का मतलब साफ साफ ये है दोस्तों कि तुम अपने आप को जानने का प्रयास करो, गॉड के बारे में जानने का प्रयास ना करो। अभी तुम्हारी इतनी क्षमता नहीं है कि तुम गॉड को जान सको। यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप साफ साफ कह रहे हैं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द गॉड। ओके, गॉड को ट्राई अंडरस्टैंड करने का प्रयास ना करो, क्योंकि गॉड को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। डोंट बी सो बोल्ड एज टू क्वेश्चन द डिजाइन ऑफ गॉड। ओके, क्यों ऐसा, क्यों तुम अपने आप को जानने का प्रयास करो, गॉड को जानने का प्रयास ना करो, ऐसा क्यों? क्योंकि आगे लिखा है मैन इज द मोस्ट प्रॉपर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी फॉर ए मैन। क्योंकि आदमी का जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है स्टडी करने का, यानी अध्ययन करने का, आदमी के लिए अध्ययन करने का सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या है? स्वयं आदमी ही है। देखिए, मैन इज द मोस्ट प्रॉपर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, यानी मैन यानी आदमी सबसे अच्छा उचित विषय है अध्ययन का फॉर मैन, एक आदमी के लिए। एक आदमी के लिए सबसे अच्छा अध्ययन करने का विषय कौन सा है? आदमी स्वयं है, यानी आदमी को सबसे पहले आदमी के बारे में जानना चाहिए। ओके, मैन होल्ड्स एन इंटरमीडिएट प्लेस इन द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, यानी कि मनुष्य की जो स्थिति है वो कैसी है? इंटरमीडिएट प्लेस है, बीच की स्थिति है। मैन होल्ड्स पकड़ना, तो यहाँ पर पकड़ना उसका अर्थ नहीं होगा। मैन होल्ड्स एन इंटरमीडिएट प्लेस इन द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, यानी कि आदमी की जो स्थिति है, मैं इसको थोड़ा सा आपको
अंडरलाइन भी करता चलूँ ताकि आपको समझ में आए। हाँ, मैन होल्ड्स एन इंटरमीडिएट प्लेस इन द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, यानी कि जो आदमी की स्थिति है वो इंटरमीडिएट प्लेस है, बीच की स्थिति है। आदमी ना तो इस छोर पर है ना तो उस छोर पर, बीच में फंसा हुआ है। कैसे कैसे? He is ignorantly wise and insolently great. He is ignorantly wise. Ignorantly means अज्ञानतापूर्ण, wise का मतलब बुद्धिमान, यानी कि जो आदमी है वो ज्ञानी, हाँ, वाइस का मतलब ज्ञानी या बुद्धिमान, बुद्धिमान भी है और इग्नोरेंट भी है, अज्ञानी भी है, यानी ज्ञानी और अज्ञानी दोनों है। ही इज इग्नोरेंटली वाइज, वो अज्ञानतापूर्वक ज्ञानी है, अज्ञानतापूर्वक। इग्नोरेंटली मीन्स क्या होता है? अज्ञानतापूर्वक ज्ञानी है। तो इसका मतलब क्या है कि वो अज्ञानी भी है और ज्ञानी भी है। ओके, एंड और इंसोलेंटली ग्रेट। इंसोलेंट मीन्स बहुत धृष्ट, दुष्ट, और ग्रेट का मतलब महान, यानी कि दुष्ट भी है और महान भी है। आदमी की स्थिति कैसी है? बीच की है। कैसे? इग्नोरेंटली वाइज है, यानी कि अज्ञानतापूर्वक बुद्धिमान है, ज्ञानी है, अज्ञानी भी है। एंड इंसोलेंटली ग्रेट, और धृष्ट, यानी कि धृष्टतापूर्वक महान है, यानी दुष्ट भी है और महान भी है। ओके, आगे देखिए। हिज नॉलेज इज इनफ टू डिसपॉइंट सेप्टिक्स बट हिज वीकनेसेस आर टू मेनी टू अलाउ स्टोइक्स टू टेक प्राइड इन हिम। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझना, उसका जो ज्ञान है, कह रहा है हिज नॉलेज, उसका ज्ञान इज है इनफ, पर्याप्त, टू डिसअपॉइंट, निराश करने के लिए। सेप्टिक का मतलब संशयवादियों को, यानी कि वो जो संदेह करते हैं, यानी वो इतना उसके पास ज्ञान हो गया है आदमी के पास कि वो स्वयं ही निराश रहता है, संदेह में हमेशा खोया रहता है, कभी इस पर संदेह कभी उस पर संदेह, ज्ञान होते हुए भी संदेह ही है, ज्ञान होते हुए भी संदेही प्रवृत्ति का है। ऐसा हो सकता है कि जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है वो भी किसी पर संदेह करे, लेकिन आदमी करता है क्यों? क्योंकि आदमी की स्थिति बीच की है, ना तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी, ना तो अज्ञानी, ना तो महान, ना तो दुष्ट। ओके, तो इस प्रकार आदमी क्या करता है, उसका नॉलेज इतना अधिक है कि वो स्वयं निराश हो जाता है और संदेह करने लगता है, यानी संदेही प्रवृत्ति का है। बट हिज वीकनेसेस आर टू मेनी टू अलाउ स्टोइक्स टू टेक प्राइड इन हिम, और वो इतना कमज़ोर है, इतनी कमज़ोरी है उसके अंदर, फिर भी वो गर्व करता है। स्टोइक्स का देखिए, प्राइड मीन्स गर्व, और स्टोइक्स का मतलब क्या होता है? ऐसे पुरुष या ऐसे व्यक्ति जिन पर सुख और दुख का कोई प्रभाव ही ना पड़े। तो आदमी क्या है? वीकनेसेस है उसके अंदर, बहुत सारी कमजोरियां हैं, टू मेनी वीकनेसेस। ओके, फिर भी स्टोइक पर्सन की तरह गर्व करता है। स्टोइक पर्सन मीन्स ऐसे व्यक्ति जिन पर सुख दुख का प्रभाव ना पड़े, जैसे साधु संत, वो स्टोइक पर्सन होते हैं। तो आदमी की स्थिति भी ऐसी है, वो है तो बहुत कमज़ोर, लेकिन आपको ऐसा दिखाने का प्रयास करता है कि मेरे ऊपर तो सुख दुख का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, गर्व करता है। ही इज़ ऑलवेज इन डिलेमा। डिलेमा मतलब इधर जाए कि उधर जाए। ओके, उधेड़बुन की स्थिति में रहता है। उधेड़बुन मीन्स बीच की स्थिति में, संदेह की स्थिति में, भ्रम की स्थिति में रहता है, एकदम डिलेमा में है, उदास है, किस तरफ जाए किस तरफ ना जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ही कैन नॉट डिसाइड वेदर टू एक्ट और टू बी इनर्ट। वो तो ये भी नहीं डिसाइड कर पाता है कि आखिर काम करें कि ना करें, सक्रिय रहें कि निष्क्रिय रहें। एक्ट मीन्स काम करना यानी सक्रिय होना, और टू बी इनर्ट मीन्स निष्क्रिय होना यानी काम न करना। तो ये भी नहीं डिसाइड कर पाता है आदमी, वो डिलेमा में रहता है और ये भी नहीं डिसाइड कर पाता है कि मैं काम करूं कि ना करूं। फिर आगे देखिए। हाँ, मैं थोड़ा सा ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता है वेदर ही इज गुड और
ए बीस्ट, यहाँ पर मेरे ख्याल से गॉड होगा। ओके दोस्तों, गॉड होगा यहाँ पर, जहाँ पर गुड लिखा है गॉड होगा। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता है, वेदर की ही इज ए गॉड और ए बीस्ट, की वो भगवान है या शैतान है। बीस्ट मीन्स शैतान हम कह सकते हैं, और गॉड मीन्स भगवान। तो यहाँ गुड नहीं गॉड होना चाहिए। तो ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता, वेदर ही इज ए गॉड और ए बीस्ट, कि वो शैतान है कि भगवान है, समझ में नहीं आता। ऑफ बॉडी एंड माइंड ही कैन नॉट डिसाइड विच टू कमिट मोर मिस्टेक, वो ये भी नहीं जान पाता, ये भी नहीं डिसाइड कर पाता कि वो बॉडी को अपने प्रायोरिटी दे, अपने माइंड को प्रायोरिटी दे। ओके, मतलब ये नहीं समझ पाता कि आखिर जो गलतियां हो रही हैं उससे वो उसका बॉडी करा रहा है, यानी कि उसके जो अंग हैं, शारीरिक संरचना, उससे गलतियां हो रही हैं, हाथ पैर से गलती हो रही है, या फिर उसके जो मन है, माइंड है, उससे गलती हो रही है। यही नहीं समझ पाता कि आखिर ये जो गलती मुझसे हो रही है कौन कर रहा है, हमारी बॉडी कर रही है या हमारा माइंड कर रहा है। तो डिलेमा की स्थिति में है, बीच की स्थिति में कुछ भी समझ नहीं पाता। ओके, ऑफ बॉडी एंड माइंड ही कैन नॉट डिसाइड, वो डिसाइड ही नहीं कर पाता, विश टू कमिट मोर मिस्टेक, कि कौन ज़्यादा गलती करता है, माइंड करता है, बॉडी, बिल्कुल नहीं समझ पाता वो। हिज मेंटल फैकल्टीज आर सच दैट ही ऑलवेज रिमेन्स इग्नोरेंट वेदर ही थिंक्स टू लिटिल और टू मच, उसकी जो बौद्धिक क्षमता कुछ इस प्रकार है, उसका विवेक कुछ इस प्रकार है कि वो कितना भी सोचे, चाहे बहुत अधिक सोच ले और चाहे बहुत कम सोचे, हमेशा इग्नोरेंट ही रहता है, अज्ञानी ही रहता है, कन्फ्यूजन की अवस्था में ही रहता है। ओके, कह रहा है हिज मेंटल फैकल्टीज, उसकी बौद्धिक क्षमता आर सच, ऐसी है, दैट ही ऑलवेज रिमेन्स इग्नोरेंट, कि वो हमेशा इग्नोरेंट ही रहता है, वेदर ही थिंक्स टू लिटिल और टू मच, चाहे वो बहुत कम सोचे या बहुत अधिक सोचे। दोस्तों ध्यान दीजिए, अभी मैं मात्र इसकी समरी पढ़ा रहा हूँ और आपको मज़ा आ रहा होगा, तो सोचिए जब मैं इसका लेसन का लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊँगा तो कितना मज़ा आएगा। ओके, फिर देखिए दोस्तों, यहाँ से बीइंग ए क्वियर कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट एंड पैसन ही ऑलवेज रिमेन्स कन्फ्यूज्ड, बीइंग होने के कारण एक क्यूर कॉम्बिनेशन, एक विचित्र संयोग है, ऑफ थॉट एंड पैसन, भाव और भावनाओं का, यानी कि विचार और भाव का। थॉट मीन्स विचार और पैसन मीन्स भाव या भावनाएं। तो वो क्या है, आदमी क्या है, थॉट और पैसन का कॉम्बिनेशन है। क्यूर कॉम्बिनेशन मीन्स एक अजीब विचित्र कॉम्बिनेशन है, और ऐसा होने के कारण ही ऑलवेज कन्फ्यूज्ड, वो हमेशा कन्फ्यूज रहता है। जब कोई चीज़ का डिसीजन करना होता है तो वो ये नहीं जान पाता कि आखिर हम पैसन से काम लें कि थॉट से, यानी विचार से काम लें कि भाव से। विचार मीन्स दिमाग, समझिए, विचार यहाँ पर, थॉट यहाँ पर दिमाग को शो कर रहा है, माइंड को, जबकि पैसन यहाँ पर दिल के लिए आया, यानी भावना में बहकर कोई काम करें या फिर सोच विचार कर काम करें। ओके, कभी कभी होता नहीं, लोग भावनाओं में बह जाते हैं और कोई लोग होते हैं सोच विचार कर, दिमाग लगाकर काम करते हैं। तो इसी में कंफ्यूज रहता है कि किसको प्रायोरिटी दें, माइंड को कि अपने हार्ट को, दिल की सुने दिमाग की सुने। तो ये अजीब कॉम्बिनेशन है। ही फर्स्ट कंसीव्स फॉल्स नोशंस एंड देन ट्राइज टू गेट रिड ऑफ देम, पहले तो वो गलत विचारों को धारण कर लेता है, एंड देन ट्राइज टू गेट रिड ऑफ देम, फिर बाद में उससे छुटकारा पाने की कोशिश करता है। आदमी की स्थिति कैसी है कि वो पहले गलत विचारों को अपनाता है, गलत चीज़ों को धारण कर लेता है, फिर बाद में उससे पीछा छुड़ाता है अपना, उससे छुट्टी पाने की कोशिश करता है। गेट रिड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना। ही इज़ गिफ्टेड विद नोबल एंड बेस एलिमेंट्स इन इक्वल मेजर, उसको अच्छी और बुरी चीज़ें इक्वल मेजर में, यानी सामान्य मात्रा में मिली हैं, मतलब बराबर मात्रा में मिली हैं। भगवान ने उसको अगर अच्छाई दी है तो बुराई भी दी और बराबर मात्रा में दी है, इक्वल मेजर में दी है। नोबल एंड बेस एलिमेंट्स मीन्स अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों, मतलब ना तो अच्छी एकदम दे दी हैं ना तो बुरी ही दे दी हैं, दोनों इक्वल मात्रा में दी हैं। ही इज़ द विक्टर एज वेल एज द विक्टिम, ही इज़ द विक्टर, वो विजयी है। विक्टर मीन्स जो युद्ध को जीतता है, किसी भी चीज़ को जीतता है, सफल होने वाला व्यक्ति है, विक्टर है, जीतने वाला है। एज वेल एज द विक्टिम,
और हारने वाला भी है। विक्टिम मीन्स शिकार, यानी कि वो सबको जीत भी सकता है, पूरी दुनिया को जीत सकता है, लेकिन दुनिया का शिकार भी हो जाता है। विक्टिम भी है, शिकार भी है। ही इज़ द मास्टर ऑफ ऑल थिंग्स, सारी चीज़ों का मालिक है। यट ए विक्टिम टू ईच ऑफ देम, फिर भी उन सभी का शिकार है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबका मालिक सबसे बड़ा कौन है? आदमी, लेकिन वो सबका शिकार भी हो जाता है। कैसे? मान लीजिए एक शेर है, तो शेर को पकड़ने वाला भी इंसान है। शेर को, सांप को अपने कब्जे में कौन करता है? एक इंसान, एक आदमी, लेकिन कभी कभी उसी शेर का वो शिकार हो जाता है, उसी सांप का शिकार हो जाता है। तो इस प्रकार वो सभी चीज़ों का मालिक है, लेकिन सभी चीज़ों का शिकार भी है। ही इज़ द ओनली क्रिएचर दैट कैन डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग, वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो राइट और रॉन्ग में फ़र्क कर सकता है कि कौन सी चीज़ें राइट हैं, कौन सी चीज़ें रॉन्ग हैं। डिस्टिंग्विश मीन्स पहचान करना, राइट फ्रॉम रॉन्ग यानी कि गलत से सही चीज़ों को पहचानना। मान लीजिए 10 चीज़ें रखी हुई हैं, या मान लीजिए कि 4 जोड़ी जूते रखे हुए हैं, उनमें से 3 नकली हैं, मतलब लोकल ब्रांड के, और एक असली है, बढ़िया ब्रांड, बढ़िया कंपनी का। तो आदमी उसको चूज़ कर सकता है बढ़िया वाला, क्योंकि पहचान करने की उसकी क्षमता बहुत अधिक है। येट ही गोज़ ऑन कमिटिंग मिस्टेक्स इंडलेसली, फिर भी वो लगातार एक के बाद एक गलतियां करता रहता है। देखिए कितना अच्छा यहाँ पर लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने कि पहचान करने की क्षमता उसमें बहुत है, राइट रॉन्ग क्या है सब कुछ जानता है, फिर भी वो लगातार गलतियां करता रहता है। ही इज़ द प्राइड एज वेल एज द बट ऑफ द वर्ल्ड, वो संसार का अभिमान है, गर्व है। प्राइड मीन्स गर्व, अभिमान यानी संसार में बहुत अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है और संसार के लोग उस पर गर्व करते हैं। किस पर? आदमी पर। एज वेल एज द बट ऑफ द वर्ल्ड, फिर भी वो संसार की एक मजाकिया वस्तु है, संसार का अभिमान भी है और एक मजाकिया वस्तु भी है जिस पर लोग हंसते हैं। ही इज़ अ रिडल रजिस्टिंग एनी प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन, ही इज़ अ रिडल, वो एक ऐसी पहेली है, रजिस्टिंग एनी प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन कर ही नहीं सकता। एक ऐसी पहेली है इंसान जिसे कोई सुलझा ही नहीं सकता। ओके दोस्तों, तो ये पूरी की पूरी समरी मैंने आपको बताई है। उम्मीद है आपको समरी में ही काफ़ी समझ में आ गया होगा, काफ़ी मज़ा आ गया होगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस पोयम को, यानी फ्रॉम एन एसे ऑन मैन को लाइन बाय लाइन, और बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, वहाँ भी बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ लेकिन आप लोग करते नहीं, तो कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।